हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर दर्शन चोलकर। तो अपन ने काफ़ी सिस्टम्स पढ़े हैं ऑनलाइन, जिसमें से अपन ने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ा, लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ा, स्केलेटल सिस्टम पढ़ा और मस्कुलर सिस्टम पढ़ा। कई बातें भी जानी, पर आज अपन एक नए सिस्टम की ओर आगे बढ़ेंगे। इस सिस्टम का नाम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम मीन्स प्रजनन का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ह्यूमंस बीइंग में इसे दो हिस्सों में बांटते हैं। एक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और दूसरा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये दोनों सिस्टम्स का होना बहुत ज़रूरी है रिप्रोडक्शन के लिए। अगर ये रिप्रोडक्शन सिस्टम में अगर एक भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम लॉस हो जाता है तो रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा या प्रजनन नहीं हो पाएगा, जिससे कोई सी भी जाति हो, चाहे वो इंसान हो चाहे वो एनिमल्स हो, यह विलुप्त हो जाती है। तो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हर एक स्पीशीज, हर एक जाति, चाहे वो मानव जाति हो चाहे वो एनिमल किंगडम हो, अपनी जाति को आगे बढ़ाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से ह्यूमंस बीइंग में भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स मौजूद होते हैं जो कि अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। अब मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग अलग हैं, तो अपन सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ने के लिए भी वैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल्स के अलग अलग ऑर्गन्स आते हैं। ये ऑर्गन्स रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। अब ये कौन कौन से हैं, ये भी बातें जानना बहुत ज़रूरी है। हर एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्गन्स के फंक्शंस की बात करेंगे, उसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, उसकी पोजीशन की बात करेंगे, ब्लड सप्लाई की बात करेंगे, नर्व सप्लाई की बात करेंगे। ऐसी अनगिनत बातें हैं जो इस सिस्टम में अपन साथ में करेंगे बैठ करके चर्चा। तो सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आते हैं उसे भी 2 पार्ट्स में अपन डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट में अपन एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव फीमेल ऑर्गन्स की बात करेंगे। सेकंड में अपन इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फीमेल की बात करेंगे। हिंदी में बाह्य प्रजनन अंग फीमेल के और दूसरा है अंदरूनी प्रजनन अंग फीमेल के। तो बाह्य प्रजनन अंग या एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैं आपको नाम बता देता हूँ। बाह्य प्रजनन अंग में तो इसमें प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं। ऐसे ऑर्गन जो एक्सटर्नली सीन हो, उन ऑर्गन्स को अपन एक्सटर्नली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं। फीमेल्स में ये ऑर्गन्स की अगर बात करें तो लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, और सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स में ब्रेस्ट यानी मैमोरियल ग्लैंड शामिल होती है। इनको भी अपन एक एक करके पढ़ेंगे कि ये ऑर्गन्स है क्या और इसके स्ट्रक्चर को, इसके फंक्शंस को अपन अच्छे से समझेंगे। इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की अगर अपन बात करें तो इसमें यूटेरस, जिसे हिंदी में गर्भाशय कहते हैं, दूसरे नंबर पे फैलोपियन ट्यूब, जिसे अंड नलिका कहा जाता है, साथ ही साथ ओवरी, जिसे अंडाशय कहते हैं, वजाइना, जिसे योनि कहते हैं। तो
इन सभी सिस्टमों के बारे में अपन जानेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे। तो अपन इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स ऑफ फीमेल की सबसे पहले बात करें। उसमें यूटेरस की अपन बात करेंगे या गर्भाशय की बात करेंगे। तो यूटेरस यानी गर्भाशय, यह पेल्विक गर्डल में प्रेजेंट रहता है फीमेल के। इसका मेन फंक्शन जो है वो बेबी का बर्थ कराना, बच्चे को जन्म देना, साथ ही साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक धर्म को स्टार्ट करना और कंटिन्यूसली चलाना होता है। जब भी एक फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल्स में आती है या प्रजनन काल में वो प्रवेश करती है, बेसिकली प्रजनन काल में प्रवेश यानी रिप्रोडक्टिव एज में इंटर करना, उसकी एक पर्टिकुलर एज होती है, वो 22 साल से लेकर के तो 12 ईयर से लेकर के तो 14 ईयर की एज में स्टार्ट हो जाता है। रिप्रोडक्टिव साइकिल यानी प्रजनन काल में मासिक धर्म यूटेरस से स्टार्ट होते हैं। प्रथम मासिक धर्म यानी फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्ट होने को मेनार्की कहा जाता है और लास्ट मेंसेस के स्टॉप हो जाने को मेनोपॉज कहते हैं। तो यूटेरस की बात लें। यूटेरस एक नाशपाती के आकार का पियर शेप हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जो कि पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट होता है फीमेल के। इसकी स्थिति की भी अगर और बात करें कंफर्म, तो यह यूरिनरी ब्लडर के जस्ट बैक साइड में और सिग्मोइडल कॉलोन यानी बड़ी आंत के जस्ट आगे की तरफ प्रेजेंट होता है। पियर शेप का ऑर्गन है, नाशपाती के आकार का एक ऑर्गन है, मसल से बना हुआ। इसके अगर अपन पार्ट्स की बात करें, वैसे इसकी लंबाई की अगर बात करें तो ये 8 सेंटीमीटर नॉर्मल कंडीशन में विदाउट एनी प्रेगनेंसी 8 सेंटीमीटर लंबा एक एडल्ट फीमेल में। इसकी वाइडनेस यानी चौड़ाई की अगर बात करें तो यह 5 सेंटीमीटर का, और मोटाई यानी थिकनेस की बात करें तो 2 से 3 सेंटीमीटर का इसकी मोटाई होती है। यूटेरस के वैसे 4 पार्ट्स होते हैं उसी के अंदर। सबसे ऊपरी हिस्सा फंडस कहलाता है, बीच वाला हिस्सा बॉडी ऑफ यूटेरस होता है, और सबसे निचला हिस्सा सर्विक्स और लास्ट वाला सर्वाइकल कैनाल कहलाता है। सबसे पहले बात करें फंडस की। फंडस एक डॉम लाइक स्ट्रक्चर होता है। डॉम मतलब गुंबद आकार, ठीक है। तो डॉम लाइक एक स्ट्रक्चर होता है। यह मस्कुलरिटी में इन सभी पार्ट्स में सेकंड नंबर पर आता है। दूसरे पार्ट्स की अगर बात लें तो बॉडी ऑफ यूटेरस। दिस बॉडी ऑफ यूटेरस में साइड बाय साइड लेटरल लेयर में फैलोपियन ट्यूब होती है। यहीं से अंडे का या एग का फर्टिलाइजेशन भी इस रास्ते से होता है और एग इंटर भी इसी रास्ते से करता है। फैलोपियन ट्यूब जुड़ी होती है। बॉडी ऑफ यूटेरस मस्कुलर सबसे ज्यादा फर्स्ट नंबर पे अगर कोई मस्कुलर लेयर में अगर आ रहा है तो बॉडी ऑफ यूटेरस है। यहीं पर एक एग पेनिट्रेट होता है और 9 महीने तक बच्चा इसी भाग में बनता है। एम्ब्रियो से लेकर के बेबी बनने का काम बॉडी ऑफ यूटेरस में ही होता है। सर्विक्स सबसे निचला पार्ट्स होता है यूटेरस का। यह कप्स टाइप होता है और सबसे नीचे वाला हिस्सा सर्वाइकल कैनाल होती है, जो कि एक संकरा नैरो पार्ट होता है जो कि योनि द्वार तक जाता है। बात करेंगे यूटेरस की लेयर की। यूटेरस यानी गर्भाशय 3 परतों से मिलकर के तैयार होता है। सबसे अंदरूनी लेयर को एंडोमेट्रियम कहते हैं।
दूसरी बीच की लेयर को मायोमेट्रियम कहते हैं और सबसे बाहरी परत को पेरीमेट्रियम कहा जाता है। आप कंफ्यूज मत होना कार्डियक में कि कार्डियक में भी तो 3 परत थी, तो वो अलग परतें हैं। वहाँ पर पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियक लेयर थी, पर यूटेरस में 3 लेयर अलग नाम से है। सबसे अंदरूनी लेयर को एंडोमेट्रियम, बीच वाली लेयर को मायोमेट्रियम और सबसे बाहरी लेयर को पेरीमेट्रियम कहा जाता है। तो अपन एक एक करके पढ़ेंगे एंडोमेट्रियम के बारे में। एंडोमेट्रियम एक ऐसी लेयर होती है जिसमें ब्लड वेसल्स की सबसे ज्यादा अधिकता होती है। एपिथेलियल लेयर भी उसमें बहुत होती है। म्यूकस लेयर सबसे ज्यादा इसी लेयर में होती है। ये लेयर बेसिकली मेंसेस ब्लडिंग में सबसे ज्यादा लेयर ये काम आती है। यहीं पर निषेचन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद में या सेक्स के बाद में अंडा जब निषेचित होता है या फर्टाइल होता है आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो वो फर्टाइल एग या निषेचित अंडा सेक्स के बाद में वो अंडा इस गर्भ की सबसे अंदरूनी परत में जाकर ही चिपकता है। ये लेयर्स में छोटी छोटी कैपिलरी और छोटी छोटी आर्टरीज होती है। अगर निषेचन नहीं होता या सेक्स नहीं होता तो लास्ट मंथ में ये आर्टरीज रप्चर होती है और 3 से 5 महीने की ब्लडिंग इसी आर्टरीज के माध्यम से ड्रॉप बाय ड्रॉप होती रहती है 3 से 5 दिन तक। सबसे मध्य की जो परत है या मिडल लेयर है, उस लेयर का नाम है मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा इस बीच वाली लेयर में सबसे ज्यादा मसल्स का एक्यूमुलेशन होता है। ये मसल्स स्ट्रांगनेस प्रोवाइड करवाती है यूटेरस को। वैसे तो नर्व सप्लाई और आर्टेरियल सप्लाई तीनों लेयर्स में होता है, पर सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई और आर्टेरियल सप्लाई सेकंड नंबर पे अगर कोई हिस्सा आता है तो वो मायोमेट्रियम का होता है, बीच वाली लेयर का। ये तीनों लेयर है प्रेगनेंसी के समय सबसे ज्यादा वाइड होने लगती है, या यूं कहें कि यूटेरस अपने आप को बड़ा करता है। ये मसल्स, ये लेयर्स प्रेगनेंसी के समय फर्स्ट मंथ से लेकर के 9 मंथ की प्रेगनेंसी में अपने आप को बहुत बहुत बड़ा कर लेती हैं, ताकि बच्चा जब भी ग्रोथ करे तो बच्चे के साथ में कहीं यूटेरस की मसल्स फट न जाए। इसलिए ये यूटेरस की मसल्स अपने आप को बड़ा करती चली जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये मसल्स। बात करेंगे लास्ट लेयर की, पेरिकार्डियल लेयर की, पेरीमेट्रियम लेयर की। पेरीमेट्रियम लेयर सबसे बाहरी परत होती है। इससे सपोर्टिव लिगामेंट्स जुड़े होते हैं जो कि यूटेरस को पेल्विक गर्डल में बांधे रखते हैं। सबसे मजबूत लेयर होती है, फाइबरस लेयर होती है ये। सोचो प्रेगनेंसी में बच्चे का वेट कितना होता है, 3 किलो से ज्यादा का होता है। उसकी प्लेजेंटा या गर्भनाल भी आधा किलो से ऊपर की होती है। बच्चा जिस पानी में तैर रहा होता है एमनियोटिक फ्लूइड, वो आधा लीटर से 1 लीटर के बीच में होता है। तो कितना भार, 10 से 11 किलो का भार। एक यूटेरस अपने आप को, उसी भार को अपने अंदर कैद करे हुए होता है। ऐसी कंडीशन में वो भार के कारण यूटेरस कहीं नीचे न चला जाए, तो उसके चारों ओर छोटे छोटे लिगामेंट्स जुड़े हुए होते हैं जो कि उस यूटेरस को उसी स्थिति में संभाले रहते हैं। तो बाहर की परत का मजबूत होना भी तो जरूरी है ना। तो वो पेरीमेट्रियम लेयर कहलाती है। ब्लड सप्लाई की अगर अपन बात करें, अच्छा ब्लड सप्लाई से पहले मैं इसके फंक्शन में आपको बता दूं कि एक तो रिप्रोडक्शन करना बेबी का, दूसरा मेंसेस मासिक धर्म में रेगुलर बनाए रखने में यूटेरस का अहम रोल होता है, और ये बर्थ कैनाल का भी काम करता है। वैसे तो वेजाइना बर्थ कैनाल कहलाती है, पर यूटेरस वेजाइना से अटैच होता है। यूटेरस को ब्लड सप्लाई अगर करने वाली कोई आर्टरीज है तो वो मैं आपको बताता हूँ।
सबसे ऊपर एब्डोमिनल ओवोटा स्टार्ट होती है। एब्डोमिनल ओवोटा सीधे नीचे जाती है और इलियक आर्टरी में कन्वर्ट हो जाती है। इलियक आर्टरी दो हिस्सों में डिवाइड होती है, एक एक्सटर्नल इलियक आर्टरी और एक इंटरनल इलियक आर्टरी। तो इंटरनल इलियक आर्टरी डायरेक्टली यूटेराइन आर्टरी में कन्वर्ट होकर के यूटेरस को शुद्ध खून मुहैया कराती है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि शरीर को हर एक हिस्से को खून की जरूरत होती है, चाहे आंख हो, नाक हो, चेहरा हो, कान हो, हाथ हो, पैर हो, पूरी बॉडी को खून की जरूरत होती है। अगर ये खून जो है, ये खून की नलियां ट्रांसफर करती है पूरी बॉडी में। अगर आज मैं ये हाथ में खून जा रहा है, सपोज दैट ये हाथ में खून जा रहा है, इससे मैं इस खून की नलियों को बंद कर दूं तो ये हाथ में खून नहीं जाएगा और ये सड़ के गिर जाएगा। तो बहता हुआ पानी कभी सड़ता नहीं है, सड़ने देता नहीं है किसी भी चीज को। तो जो बॉडी का जो ब्लड है, जो हार्ट पंप करके पूरी बॉडी में सप्लाई कर रहा है, तो हर एक ऑर्गन को ब्लड जाता है। अगर कोई सी भी नली बंद हो जाए तो वो ऑर्गन सड़ जाता है, खराब हो जाता है, एट्रोपिड हो जाता है। उसी तरीके से यूटेरस को भी ब्लड सप्लाई करने वाली कुछ नलियों की जरूरत होती है, जो कि मैंने आपको ये नाम बताए हैं इसमें। तो ये है काम यूटेरस के। तो एक बार आप इस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है ना। और जो भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।